सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर ऐप पर। प्रणाम। समझ आज भाई सारे बच्चे आ जाओ। नमस्कार भाई, सारे बच्चों का दिल से स्वागत है मेरे भाई। हेलो भाई, शुभम, अभिषेक, भरत यादव, सीलू, राजा, राजेश कुमार, हाउ आर यू माय एक्सट्रीमली फेवरेट टीचर। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच मेरे भाई। सब बढ़िया है, सब आपकी कृपा, सब आपके साथ खुशी के पल। आज से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इसको पढ़ के देखना। इसे हम कहते हैं फोर। क्या है ये लिखा बेटा? सर मैंने आपकी बुक ऑर्डर कर दी है बेटा। उसकी कोई ई बुक नहीं है, उसकी कोई ई बुक नहीं है। बुक आपने ऑर्डर कर दी है। अब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे ध्यान से। जो जो टॉपिक हम आपके साथ पढ़ चुके हैं उन टॉपिक की आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। शुरू कर रहे हैं आज की हम सभा। सभी भक्तों से अनुरोध है वो ध्यान देंगे मेरी चंद बातों पे खूबसूरती से। ठीक है ना? जब इस फोर की हम बात करते हैं तो फोर हमें रीजन बतानी। फोर हमें पहले तो समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन होने का मतलब हमें समझ में आता है ये हमें रीजन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? रीजन बताने का काम करता है। ठीक है दोस्त? और जब रीजन बताने का काम करता है तो इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? इसका अर्थ निकल कर आता है बिकॉज़ ऑफ। ठीक है ना? इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? बिकॉज़ ऑफ। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने आपके सामने छोटी सी बात कही, मैंने कहा ही डिड नॉट स्लीप, ही डिड नॉट स्लीप। फोर फोर का मतलब क्या हो गया? बिकॉज़ ऑफ। फोर का मतलब क्या हो गया बेटा? बिकॉज़ ऑफ। और आगे मैंने क्या लिख दिया? ही का मतलब क्या हुआ? गर्मी ज्यादा थी। ही का मतलब क्या हो गया बेटा? गर्मी ज्यादा थी। ठीक है ना? ओके। अरे मैं आपका नहीं, मैं सबका फेवरेट टीचर हूं। अब आप मेरे दोस्त, मेरे छोटे से बंदर, मेरे साथ मिलकर पढ़ाई करो प्लीज। ठीक है? ओके, अब सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। ठीक है, पढ़ाई करने लगे। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर जी हमें ना ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, वह नहीं सो पाया क्योंकि। इस फोर का मतलब यहाँ प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है बिकॉज़ ऑफ हीट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये तो मेरे भाई हमारे सामने पहला इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ। ठीक है? अब इसी फोर को आप चाहें तो कभी-कभी लिखे हुए वाक्यों में मेरे बच्चों कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं। फोर को आप चाहें तो कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, और जब कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है क्या चीज? ऑन अकाउंट ऑफ। कंजंक्शन की तरह इसका अर्थ निकल कर आता है ऑन अकाउंट ऑफ, या फिर इसी का अर्थ निकलता है हमारे सामने फॉर द रीजन दैट। क्या निकलता है? फॉर द रीजन दैट, यानी कि जिस कारण की हम बात कर रहे हैं, जिस कारण की हम बात कर रहे हैं, तो वो कारण अपने आप में हमें क्या बताता है। ठीक है भाई? अब भाई इसके अर्थ में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमें बताता है क्या चीज? बिकॉज़। ऊपर वाले वाक्य को मेरे बच्चों, ऊपर वाले वाक्य को ही हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ही डिड नॉट स्लीप। आप क्या लिख सकते हैं? फोर। फोर का मतलब क्या समझ में आया? फोर का मतलब समझ में आया? फॉर द रीजन दैट। फॉर द रीजन दैट। फॉर द रीजन दैट का मतलब इस कारण से इट वाज हॉट। ठीक है? दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है जी? दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है बेटा? शिवांगी बेटा हम आपको पीडीएफ नहीं देंगे। ठीक है ना? बाकी हम सभी बच्चों को पीडीएफ दे रहे हैं, आपको हम पीडीएफ नहीं देंगे। ठीक है ना? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए आपको पीडीएफ नहीं दे रहे। ठीक है बच्चे? बाकी सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है? चलो भाई, कौन सा कुछ समझ में आया? फोर के दो अर्थ होते हैं भाई, और इन दोनों अर्थ के अनुसार ये दोनों तरह से ठीक बन जाता है हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य। ठीक है बेटा? फोर मैंने आपको इसलिए बताया कि अधिकतर लोगों को फोर के बारे में सिर्फ इतना ही पता होता है कि फोर सिर्फ क्या है? फोर सिर्फ एक प्रीपोजिशन है, जबकि फोर कंजंक्शन की तरह यूज होता है। ठीक है? अब थोड़ी आगे चलते हैं। ठीक है? आगे ध्यान से समझते हैं बेटा। अब हमारे सामने इसी परिवार का एक और सदस्य है। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं तो ये इफ अपने आप में अलग अलग तरह से काम करता है। अलग अलग तरह से कैसे काम करता है बेटा? पहली बात तो ये हमें समझ में आता है कि ये लिखे हुए किसी भी वाक्य के अंदर कंडीशन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बेटा? कंडीशन। जब कंडीशन की हम बात करते हैं तो कंडीशन अपने आप में शर्त बताने की कोशिश करता है। ठीक है ना? शर्त को ही हम अगर बोलने की कोशिश करें तो वाक्य में यदि या अगर का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। यदि या फिर अगर का अर्थ निकालने की कोशिश करता है। ठीक है भाई? आगे ना मेरी बात समझ में बेटा? ठीक है? अब थोड़ा सा इसी को लेकर उदाहरण देखने की कोशिश करो। मैंने आपके सामने कहा इफ इट रेन्ड, कॉमा आई वुड कैंसिल द मीटिंग। इसका मतलब अगर बारिश हुई मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। मेरी बात समझ? अगर बारिश हुई मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ना इजी हो गया बेटा? ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसी इफ का यूज हम एक जगह और करते हैं। आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम नरेशन कहते हैं। अब दोस्तों जब नरेशन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो नरेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी एक बहुत अच्छा कंजंक्शन का काम करता है। कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कैसे काम करता है ध्यान से देखिएगा। नरेशन के दौरान ये हमें इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पे नरेशन लिख दूं ताकि आपको ठीक से नोट्स बनाने में काम आए। नरेशन के दौरान हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, ठीक है भाई? ठीक है भाई? नरेशन के दौरान हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर लिखा हुआ हमें नजर आता है तो डायरेक्ट स्पीच में हम इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इसकी जगह इफ लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई? करेक्ट है ना? ठीक है? तो बेटा अब हम इसकी जगह क्या कर देते हैं? इफ। जैसे सामने उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, जरा आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे। रीना सेड टू हिम हैव यू कम टू दिस प्लेस। ठीक है? अब इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाओ। अब इस सेंटेंस को जरा आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाओ फटाफट से। जल्दी से बनाओ फटाफट से। जितने अगर आपकी क्लासेस पढ़नी है ना बेटा अपनी क्लासेस को पहले पूरा करो। लाइव क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? आपकी पिछली क्लास को पहले पूरा करो। ओके? ठीक है? अब ठीक होगी क्लास, खत्म नहीं करना कोई भी चीज। चलो भाई, तो आप जब इसके सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आंसर लिखोगे? आप कहोगे ऐसे कि सर जी रीना, आगे हम लिखेंगे आस्क्ड हिम इन्वर्टेड कॉमास के लिए लिखा इफ हैव यू कम टू, तो इफ आगे हम लिखने का काम करेंगे इफ ही हैड कम टू दैट प्लेस। अब जब आप ये लिखा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हो तो ऐसे मामले में हमारे सामने इस इफ का अर्थ क्या निकल कर आता है? इस इफ का अर्थ निकल कर आता है क्या? ठीक है? क्या निकल कर आता है? क्या निकल कर आता है? जैसे आप किसी भी इंसान के सामने ये वाक्य हिंदी कहेंगे, रीना ने उससे पूछा क्या वह उस स्थान पर पहले आ चुका है। करेक्ट? है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा? ठीक है? तो इसका पहला अर्थ हमारे सामने निकलता है क्या? ठीक है जी? ओके भाई, ऐसे मामले में मैं कहूं तो इसका क्या निकलता है बेटा? क्या? लेकिन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो कंडीशन के बाद इसका अर्थ निकलता है क्या? शर्त बताता है, जैसे यदि या अगर के साथ। ठीक है? है ना? अब ऐसे ही माहौल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेटा हमारे सामने जैसे हम लोगों ने इफ से बताने की कोशिश की है, जैसे हमने इफ से बताने की कोशिश की है, क्या का आंसर नरेशन के दौरान, इसी तरीके से हम वेदर के साथ भी नरेशन के दौरान वेदर के साथ और का हम प्रयोग करते हैं, और जब वेदर के साथ और का हम प्रयोग करते हैं ना तो ये अपने आप में क्या चीज बताने का काम करता है? चॉइस बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बेटा? चॉइस बताने का काम करता है। एक सेंटेंस लिखना इसको डायरेक्ट बना के दिखाएंगे फटाफट से। मानसी सेड टू मी वुड यू लाइक टी और कॉफी। बेटा इसको डायरेक्ट बना के दिखाएंगे फटाफट से। एक बार इसको इनडायरेक्ट में बना के दिखाएंगे फटाफट से भाई। बनाइए बनाइए बेटा। थैंक यू जतिन बेटा, थैंक यू सो मच लाल भाई, शाबाश। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को इंडायरेक्ट स्पीच में मैं भी आपके साथ बनाऊंगा। शिवांगी बेटा क्वेश्चंस बना लो बेटा। आज मेरे बच्चे मानसी सेड और टू को हमने चेंज किया आज। हालांकि चीज नरेशन में आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है। नरेशन में जो डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है ना वो एक अलग चीज है, समझे? अरे है ना? ठीक है? तो बात को इनको ध्यान से समझना, ये अपने आप में हम डिटेल में नरेशन में पढ़ाया जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको सरफेस पर बता रहा हूं। अब हमारे सामने यहां लिखा है और, तो आपके सेंटेंस में अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना इफ आई वुड लाइक टी और कॉफी, तो आप समझ लीजिए इसमें एक प्यारा सा एरर दे दिया पेपर वाले ने। क्या एरर दे दिया दोस्त? आपको सर जी और के साथ जब चॉइस बताने की कोशिश करी जा रही है तो इफ नहीं, हमें यहां पर वेदर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त? समझ गए? ठीक है? तो ये पेपर में आपसे ना गलती करवाई जाती है। ठीक है? अब इस गलती को पकड़ लो तुरंत से। अब ये जो पॉइंट्स बनाए हैं ना मैंने आपको, इन पॉइंट्स को ना आप ध्यान से, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ना दोस्तों आप आराम से रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है भाई? चलिए थोड़ा सा आगे, चलिए भाई थोड़ा सा आगे। तुम्हारा हूं मैं और तुम मेरे। बेटा कुछ सेंटेंसेस आपके सामने और लिख रहा हूं, ये कंडीशनल्स में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? लेकिन अभी मैं ना थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत है ना वो 100 ग्राम आपके लिए मैं प्यार निकाल के ला रहा हूं। ठीक है? ओके? चलो 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 सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अभिषेक कुमार बाबू पढ़ लो प्लीज।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर लिखेंगे प्लीज, और सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं तो बस यस कह दीजिएगा प्लीज। तुम देखो ना। चले भाई शुरू करें। आओ भाई, आओ भाई। अब हम आपको प्यार से समझाते हैं सारी बातों को। देखो बेटा, पहला हमारे सामने लिखा हुआ जो सवाल है, इस पहले लिखे हुए सवाल को पहले एक बार हम कायदे से समझ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से ये बात समझाता हूं। देखिए बच्चों, जब मैं अंटिल की बात करता हूं तो अंटिल अपने में क्या काम करता है बेटा? अंटिल की जब मैं बात करता हूं तो अंटिल हमें बताने की कोशिश करता है टिल के साथ नोट को जोड़कर। किसको बताता है बेटा? टिल के साथ नोट को जोड़कर। इसकी हिंदी हमारे सामने निकल कर आती है जब तक नहीं। अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी हिंदी में और इसके अर्थ में ही खुद नोट जुड़ा हुआ है ना भाई। और जब अनलेस की हम बात करते हैं तो अनलेस का मतलब हमें समझ में आता है इफ के साथ नोट, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर नहीं, ठीक है ना? तो ये कंडीशन को बताने का काम करता है, तो इसकी हिंदी क्या निकलती है? अगर नहीं। समझे? अब इन दोनों की खूबसूरती क्या कहती है बेटा? इन दोनों की खूबसूरती हमें ये समझाने का काम करती है कि जब हम लोगों को इसके अर्थ में ही नेगेटिविटी नजर आ रही है, जब हम लोगों को इसके अर्थ में ही नेगेटिविटी नजर आ रही है, तब हम इसी वजह से इनके साथ नोट का प्रयोग भाई नहीं करते हैं। क्या कहें हम? ध्यान से सुन रहे हैं भाई, हम इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? और थोड़ा एडवांस लेवल पर आप जाएंगे ना, मैंने कहा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को कंडीशंस के दौरान जब हम टॉपिक आपके साथ पढ़ेंगे बेटा, तब हम एक बात को याद आपको समझाएंगे भाई क्या, कि इनके साथ ना तो कभी भी विल, ना कभी भी शेल, और ना ही इनके साथ वुड का प्रयोग होता। अब भाई इसके लिए थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी साहब आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि ये वाली कहानी हम तभी समझ पाएंगे जब कंडीशंस नाम का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको चार बातें याद रखनी है, अंटिल या अनलेस के साथ कभी नोट नहीं आता, विल, शेल, वुड का यूज नहीं होता। समझ आया बेटा? बेटा रवि शर्मा आपकी चॉइस है, आप नोट्स बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, इसमें से क्या पूछे बेटा, ठीक है ना? आप 10वीं क्लास के बच्चे नहीं है, 5वीं क्लास के बच्चे नहीं बेटा, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल बच्चा अगर ये मुझसे पूछे मैं कितने घंटे तक पढूं, तो उसका मतलब है कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। समझे? कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ने वाला बच्चा बहुत स्वार्थी होता है। स्वार्थी कैसे होता है? उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि मेरे को सुबह से शाम तक 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में अगर मुझे कोई फिजूल के काम, फिजूल की बातें, मुझे फिजूल की बातों में लगाएगा तो मैं उसका साथ छोड़ के मुझे वो टाइम अपने लिए यूज करना है। मुझे सिर्फ वही चीज लिखनी है, वही चीज नोट्स बनानी है जो मेरा सिलेक्शन दिखा दे। तो ये किसी से पूछने वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना? हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोई आपको बहलाएगा, तुम्हें 8 घंटे पढ़ना है, तुम्हारे पास सारा दिन भाई तुम नौकरी कर रहे हो, कहीं पर कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तुम्हारा सारा दिन 4 घंटे, 4 घंटे कहां से पढ़ोगे भाई? समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? कोई इंसान बीमार है, मैं उसको बेटा 4 घंटे सुना तो वो अगले मेरे 4 घंटे कैसे, मैं तो दवाई करना 10 घंटे की नशा होता है। समझ? करेक्ट? ठीक है, बात समझ में आई बेटा? अरे वक्त भाई नरेशन अगर सिखाया नहीं तो सिखाया जाएगा। कौन सी कुछ बच्चे ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको सबको फिनाइल पिला दूं। देख मेरे बच्चे, अनलेस खुद में नेगेटिव है, नेगेटिव से नोट हटा, नोट हटते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हटी, हम इसके साथ सिंगुलर वाला व्यवहार लगाएंगे। क्या चीज? हिंदी क्या हो गई? अगर वह ग्रेजुएट नहीं होती है तो वह इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। बात समझ में बेटा? है ना? ठीक है भाई, करेक्ट है भाई। अगले सवाल का बेटा, अब इन सभी लिखे हुए सवालों में इस एज को लेकर एक उलझन आपके लिए दी गई है। एज को लेकर उलझन क्या दी है इसको गहराई से समझना भाई। यहाँ मैं आपके सामने बता रहा हूँ इस कहानी को। इस एज को लेकर ना हम लोगों को मेरे भाइयों कुछ प्यारी प्यारी बातों को समझना होगा। प्यारी प्यारी बातें क्या है मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने ये समझा कि एज के साथ हम सो, यानी कि एज के साथ सो, देयरफॉर ऐसे शब्दों का हम यूज नहीं करते। ये हमने पढ़ा है भाई, बोलो हां जरा। ये हम लोगों ने पढ़ा है भाई, हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है भाई कि हम इनके साथ इनका प्रयोग नहीं करते हैं भाई। ठीक है भाई, हम लोगों ने ये बात समझी कि हम इनके साथ इनका प्रयोग नहीं करते हैं भाई, है ना? याद आया क्यों नहीं करते हैं? बेटा विशाल चौधरी कैसे भी पढ़ लो बेटा, कैसे भी पढ़ लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ लो। देखो आपके पैर पकड़ के कह रहा हूं बेटा, पढ़ लो प्लीज, ठीक है? फाइन। अब यहाँ हमारे सामने एज के साथ सो, देयरफॉर, सिंस, हेंस कुछ क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि भाई यहाँ जो एज हमें बता रहा है ना अपना अर्थ, वो अर्थ बता रहा है क्योंकि से। किसे अर्थ बता रहा है? क्योंकि से। कारण बताने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कारण बताने का काम कर रहा है। करेक्ट है ना? और क्योंकि के साथ जो ये लिखा हुआ इसी के साथ सेंटेंस है, ये बता रहा है आर का मतलब रीजन। क्या बता रहा है? आर का मतलब रीजन, ठीक है भाई, है ना? और इधर ये जो दूसरी तरफ लिखा है वो क्या है भाई? हमारे सामने रिजल्ट। क्या लिखा है भाई? हमारे सामने क्या लिखा है भाई? रिजल्ट। करेक्ट? बात समझ में आ गई भाई? अब यहाँ हमारे सामने इसी एज के साथ एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था। कौन सा? हम लोग एज के साथ सो का प्रयोग बिल्कुल ठीक मानते हैं। क्यों ठीक मानते हैं? क्योंकि एज का एक दूसरा अर्थ हमें पता चलता है जो हमें बताने का काम करता है जैसे और तैसे। क्या अर्थ बताता है? जैसे तैसे। तैसे की जगह हम कभी-कभी इसी को हिंदी में वैसे भी बोलते हैं, जैसे वैसे। उदाहरण समझने का काम कीजिएगा। जैसे बीज बोगे वैसे फल पाओगे। इसी को क्या कहते हैं? जैसे बीज बोगे तैसे बीज पाओगे। राइट? अब आपको सर ये तो सुनी सुनी बात लगती है। अब ऐसी लिखी हुई बातचीत के अंदर ना खूबसूरत बात ये होती है साहब कि ये जो सो है ना यहाँ एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और इसी वजह से हम इसके साथ पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं साहब? पार्शियल इन्वर्जन करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एडवर्ब का काम करता है, इसी की वजह से ये अपने आप में पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है ना? जैसे काम करोगे वैसे परिणाम मिलेंगे, जैसे क्लास में टाइम बर्बाद करोगे वैसे ही आपको समझ आना कम हो जाएगा, जैसे कमेंट में दिमाग लगाओगे वैसे दिमाग के अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। राइट? है ना? तो जैसे तैसे वाला एक अर्थ में समझ आता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब दोस्त इसी एज का एक और हमें फंक्शन समझना है। क्या समझना है भाई? एज के साथ दोस्तों हम लोग सो का प्रयोग तो नहीं करेंगे, है ना? सर जी आपने मना तो कर दिया, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब एज के साथ हम ऐसी सिचुएशन में सिर्फ कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन इस एज में और इस लिखे हुए एज में समझ दोनों में एक फर्क है। समझ? इस एज और इस एज में दोनों में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? हमारे सामने मेरे बच्चों यहाँ पर एक एक्शन बताया जाता है और यहाँ एक एक्शन बताया जाता है, दो एक्शन, और इस एक्शन के तुरंत बाद ये एक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर इस एज का तुरंत एक्शन, यानी कि तुरंत सीक्वेंस हमें पता चलता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत एक सीक्वेंस बताया जाता है। अब इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। इस एज का अर्थ क्या निकलता है? जैसे ही। क्या अर्थ निकलता है? जैसे ही, है ना? अब देखो हिंदी में एक उदाहरण दूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। हिंदी में एक उदाहरण दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैंने उसे देखा, जैसे ही मैंने उसे देखा वो मुस्कुराने लग गया। आप समझ रहे? तो ये क्या हुआ? तुरंत एक्शन हुआ। एज आई सॉ हिम, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, है ना? तो अब आपकी बारी है दोस्तों, 3 पॉइंट्स के आधार पर एज और सो का कांसेप्ट आपके पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन को बनाते रहो फटाफट से। सत्य में बिल्कुल नहीं पढ़ना, कमेंट करते रहो बस। भाई कह रहा हूं जैसे सीसीएल क्लियर करना 2025 में, बेटा यही कमेंट करते रहो, फिर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई। कुछ लोगों ने कसम खा रखी है हमें नहीं पढ़ना। करो बेटा। अब तक ये 8 कमेंट लिख चुका है भाई, सिलेक्शन के नाम पे जीरो है भाई तू। अब मेरे साथ में आंसर को बनाना शुरू करो भाई, आ जाओ। सवाल लिखा है जैसे, मतलब क्या लिखा है? एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, क्योंकि वह बीमार था वह नहीं आ सकता। ये हमारे सामने रीजन हो गया भाई, ये हमारे सामने क्या होगा भाई? रीजन, और ये हमारे सामने क्या होगा? इस रीजन का रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर इस सो को हटाकर सिर्फ कॉमा हम लगा देंगे, है ना? सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करके हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है जी, है ना? राइट? अब आगे पॉइंट को समझते हैं। लिखा एज इट इज रेनिंग सो वी कैन नॉट प्ले, क्योंकि बारिश हो रही है हम खेल नहीं सकते। यहाँ इस एज की वजह से क्या पता चला? रीजन को हटाकर लगा दिया कॉमा, आगे क्या होगा? रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है और इसका परिणाम क्या निकला? हम खेल नहीं सकते। बात खत्म। सर जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे, यहाँ एज के साथ हमें सो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि ये सो एक एडवर्ब है। यहाँ देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा, ये अपने आप में पार्शियल इन्वर्जन है। पार्शियल इन्वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगले सवाल को देखो ध्यान से। जैसे वह मुझे मारता है वैसे मैं उसे मारता हूं, ठीक है ना? जैसे वैसे का अर्थ निकला, ये अपने आप में एडवर्ब है। ये ध्यान से देखो, ये अपने आप में क्या होगा? पार्शियल इन्वर्जन होगा। बात क्लियर होगी बेटा?
मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ना चीजों को ध्यान से जो नहीं समझते वो एक चीज रख लेते हैं एज बिकॉज सिंस के साथ सो नहीं आता। अब पेपर वाले ने ये वाला सवाल दे दिया, यहाँ सो फिर बैठ गया, फिर क्या करोगे भाई? फिर बेहोश हो जाओगे? नहीं, हम तुमको बेहोश नहीं होने देगा भाई, हम तुमको बेहोश नहीं होने देगा भाई, ठीक है भाई। अगले सवाल पर, एज ही एंटर द रूम सो देन द गेस्ट स्टूड अप। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर किया, गेस्ट खड़ा हो गया, क्या करोगे भाई? क्या करोगे भाई? बताना जरा, बताना भाई जरा, बताना पड़ेगा भाई। अब सत्यम मोदवन, सत्यम मोदनवाल भाई, आप लगातार कमेंट लिख रहे थे मुझे सीजीएल क्लियर करना है 2025 में। मेरे भाई एक बात बताओ, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाए हो भाई, आप यहाँ झूठी बातें करने के लिए लगे पड़े, मुझे पेपर क्वालीफाई करना है। ऐसे थोड़ी क्वालीफाई होगा साहब, क्वालीफाई करने के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं भाई, इन क्वेश्चन पे आप मेहनत नहीं कर रहे हो यार, इसलिए मैं आपको डांटता हूँ, रोकता हूँ, समझ रहे भाई? इसलिए मैं आपको बार-बार डांटता हूँ, रोकता हूँ भाई, अपनी आदतों को सुधार लो। हमें पता नहीं चलता हम कौन सी छोटी आदतें करके अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई चीज समझा रहा है, आपको बहुत ध्यान देना होगा, आपको 100% चीजों पर फोकस करना होगा। आप लगते हैं बकैती काटने, आप इन बकैती में लगते हैं सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करोगे क्या फिर तो तुम करोगे, तुम्हें थोड़ी रोक सकते हैं। जैसे ही वह एंटर किया रूम में, गेस्ट खड़ा हो गया, आप कहेंगे सर इन दोनों की हमें जरूरत है, कॉमा लगा दो कि हमारा थर्ड रूल काम कर रहा है। एज आई एम हैप्पी सो देन आई एम रेडी टू हेल्प यू, क्योंकि मैं खुश हूं इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो सर ये हमारे सामने क्या हो गया, रीजन हो गया है भाई, और ये हमारे सामने इसी रीजन का क्या हो गया दोस्त, रिजल्ट हो गया। तो ना तो सो की जरूरत है ना देन की जरूरत है, कॉमा लगा कर हमने स्प्लिट करेंगे। बात क्लियर हो बेटा, ठीक है बेटा? सर अभी मैं अपनी शॉप पे चाट की दुकान पे दोस्त, बस अब देखो ये कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है आपके लिए, आप एक चाट की दुकान पे काम कर रहे हो मेरे भाई, कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है। सोचो ना मेरे भाई, आपको एक दिन ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा? ऑफिसर बनने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कमेंट करके कभी कोई सिलेक्शन नहीं ले पाया भाई, समझ रहे दोस्त? करेक्ट, फाइन। तो जब आप लगातार ये कमेंट करते रहोगे सर मैं तो ये करूंगा मैं वो करूंगा, पढ़ नहीं पाओगे भाई आप, समझ रहे? पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है दोस्त? चलेगा भाई आगे, ये कहानी समझ आ गई? ये तीनों चीजों को अच्छे से भाई ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ ऐसे साथ सो का हम यूज करते हैं और कहाँ क्या प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? टीचर का रोल तो भाई माता पिता की तरह से होता है। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बर्बाद होने नहीं देते, समझ रहे हैं? कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बर्बाद होने नहीं देते, समझ रहे हैं? अगर आप गंदे बच्चों के साथ घूमना शुरू करोगे, अगर आप गंदे बच्चों के साथ घूमना शुरू करोगे, आपके पेरेंट्स बिल्कुल रोक देंगे। अगर आप गलत एक्टिविटीज में जाओगे, पेरेंट्स आपको बिल्कुल रोक देंगे। क्यों? अरे भाई साहब उनका कोई लालच नहीं है, उन्हें ये दिखाई देगी कि आप बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। यही काम मेरा है भाई, मैं भी आपके पेरेंट्स की तरफ से चिंतित हूं भाई, इसलिए हर बार एक चीज कहता हूं, हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लेता हूं आपके सामने भाई, पढ़ लो, समझ पढ़ लो, ठीक है? नहीं पढ़ोगे ना भाई तो आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। क्यों? आगे मेरे बच्चे बहुत महंगाई और बढ़ेगी, आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ करना है, आपको अपने पेरेंट्स के सामने भी प्रूव करके दिखाना कि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं नौकरी लगा। यू गॉट इट? तो आपका वो सपना आपका नहीं, मेरा भी है, इसलिए मैं बहुत चीजों को पढ़ता हूं दोस्त, जान लगाता हूं आपके लिए। चलो अब मैं कुछ एक सवाल लिखूं आपके लिए, ठीक है? पढ़ के दिखाएगा मेरा बेटा, चलो भाई। द रीजन व्हाई ही फेल्ड वाज बिकॉज़ ही डिड नॉट रिवाइज द क्लासेस। बेटे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के देखो इसमें क्या आपकी तरफ से शिकायत है। ध्यान से देखिए बताओ बेटा, इसमें आपकी तरफ से क्या शिकायत है, इसको कैसे ठीक करेंगे? चलो भाई अब दो सेंटेंस लिखेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करें। आरती बेटा क्लास को दोबारा से देख लेना ध्यान से, प्लीज आपको रिक्वेस्ट है बेटा। अब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हमें द रीजन वाई का मतलब हमें क्या समझ में आया? है जी? आपको सर द रीजन वाई हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में ना क्या कर रहा है, अपने आप में कारण बताने का काम कर रहा है। जब कारण बताने का काम यहाँ से शुरू हो गया तो कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज होना ठीक है क्या? बिकॉज का यहाँ पर यूज होना अपने आप में ठीक है? जल्दी से बताओ बेटा। प्रीतम बेटा कंजंक्शन की स्टार्टिंग क्लास में जाके देखो, वहां बताया सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या फर्क है, वहां जाके आराम से देखना बेटा, ठीक है? रिवीजन नहीं करते हो भाई इसलिए हमेशा परेशान रहते हो भाई। आओ बेटा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, द रीजन वाई ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में क्या है, सबसे आगे लिखा हुआ है। ओके अब अगर इसकी हम बात कर रहे हैं द रीजन की, तो रीजन हमारे सामने क्या है, सेंटेंस का अपने आप में एक सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है? अब हमारे सामने इस वाई से लिखा हुआ ये पूरा का पूरा इसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? कुल मिलाकर ये अपने आप में क्या होगा, एक रिलेटिव क्लॉज हो गया भाई। क्या हो गया बेटा? रिलेटिव क्लॉज हो गया, जो हमें बताने की कोशिश करता है किसके बारे में, रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में बताने का काम करता है साहब, रिजल्ट के बारे में। क्या होगा बेटा? रिजल्ट बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना? अब दोस्तों इसी लिखे हुए सब्जेक्ट की आगे हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जहां देखने को मिलती है, ये भी होगी भाई हमारे सामने सेटिंग। पहले चीज को ध्यान से समझो, ये भी होगी हमारे सामने। अब दोस्तों इस लिखे हुए रिजल्ट को आगे एक रीजन के साथ हम लोगों को जोड़ना है। आगे हमें किसके साथ जोड़ना है दोस्त? एक रीजन के साथ जोड़ना है। ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो भाई, हमें आगे रीजन के साथ जोड़ना है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, रीजन तो वहां पहले ही शब्द लिखा है, रीजन तो वहां पहले ही शब्द लिखा है, तो आप मुझे ये बताओ क्या मैं यहाँ पर बिकॉज लगा सकता हूँ, एज लगा सकता हूँ, सिंस लगा सकता हूँ? बोलो जरा प्यार से, है क्या मैं यहाँ पर फोर लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, है ना? आपको इससे क्यों लगाओगे? जब रीजन शब्द वहां सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ना तो बिकॉज ना एज ना सिंस ना फोर, इन सभी को हटाकर इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, बोलने भाई। आप कहीं सर जी दैट लगा देंगे बस। अब दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया दोस्त, मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया है, जल्दी से दोस्तों सवालों को ठीक कर दिखाओ। चलो मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई फटाफट से बना के दिखाओ भाई। आइए भाई तो बिल्कुल सीधी सीधी बात में समझ में आ गई सर। द रीजन के साथ हम लोगों ने यहाँ ये रिलेटिव क्लॉज बना दिया है, इस लिखे हुए सब्जेक्ट की ये यहाँ पर हमारे सामने वर्ब है। अब ये जो हमारे सामने फेल होना उसका क्या है बेटा? रिजल्ट है। रिजल्ट का रीजन क्या है कि उसने अपनी क्लासेस को रिवाइज नहीं किया। अब इन दोनों सामान्य वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए बिकॉज नहीं हमें यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब आप सीधा तरीका समझ सकते हैं, द रीजन वाई के साथ हम यहाँ पर बिकॉज नहीं हम दैट का प्रयोग करेंगे। याद रखोगे भाई, याद रखोगे भाई, बताओ बेटा आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई दोस्तों? इसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं भाई किसी भाई की? हाँ जी भाई, कोई नाराजगी तो नहीं बच्चों की? चलो ये बहुत प्यारा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से याद रखेंगे भाई। और जो भाई याद नहीं रखेगा ध्यान रखना मैं हो जाऊंगा उससे नाराज, और जिस बच्चे से मैं नाराज हो गया समझ लो कि उसके साथ सिलेक्शन चाहे तो मैं नहीं पीऊंगा भाई, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है भाई? ओके आपके बेटा अच्छे से समझ आ गया? अगर कोई चीज समझ नहीं आती है बेटा तो क्लास में आराम से दोबारा दिखा करो घर पे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे कि आपको कोई चीज समझ ना आए। इतने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों समझ नहीं आई दोस्तों? अब मैं कुछ रेडीमेड कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है? अब कुछ रेडीमेड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो पेपर के रेडीमेड सवाल है, ठीक है? फिर इनको थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, चलो चलो फटाफट से। वाक्य लिख रहा हूं ना जो, उनको पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना।
शाबाश, पढ़ना है, इनमें कुछ नहीं करना लालू यादव भाई, पहले पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ोगे ना तो फिर मैं आपको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझा सकूंगा, ठीक है। ये जो वाक्य लिखे हैं बस पढ़ के देखो, फिर कमेंट में यस कर दीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। शिवांगी मेरी लाडली बढ़िया, कुछ क्वेश्चन के आंसर बना ले बेटा, थोड़े से क्वेश्चन के आंसर बना ले बच्चे। क्लास शुरू होते ही मेरा बच्चा ये कहने लगे सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, हे भगवान। पढ़ लिया बेटा, यस कर दिया, चलो डिस्कशन शुरू करें बेटा इनको। आओ आओ भाई, मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे क्या कहानी है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखो मेरे बच्चे, ये रेडीमेड क्वेश्चन है हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में, हम लोगों को लिखा हुआ देखने को मिलता है द सेम, और इस द सेम के साथ लिखा हुआ मिलता है हमें कोई भी एक नाउन। क्या कहा मैंने, कोई भी एक नाउन हमें लिखा हुआ मिलता है द सेम, और द सेम के साथ हमें लिखा हुआ मिलता है क्या मेरे भाई, कोई भी एक प्यारा सा नाउन। अब इस नाउन की खूबसूरती ये है मेरे बच्चों, इस नाउन की खूबसूरती ये है बच्चों कि इस लिखे हुए नाउन के साथ पेयर बनता है। मैंने कहा फिर से लिखता हूं भाई, यहाँ हमें क्या लिखा हुआ मिलता है बेटा, हमें लिखा हुआ मिलता है नाउन, है ना। अरे नाउन तो नोन बन गया भाई, फिर से लिख देते हैं, नाउन तो नोन बन गया भाई, हमें क्या लिखा मिलता है दोस्त, नाउन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए नाउन के साथ हमें दो तरह से पेयर बनाने की इजाजत है, एक हो गया हमारे सामने दैट और एक हो गया हमारे सामने एस, एक हो गया हमारे सामने दैट और एक हो गया हमारे सामने क्या चीज साहब एस। अब इन दोनों के बीच के प्यारे से रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम इस द सेम के साथ लिखे हुए इस नाउन की बात करते हैं तो ये दैट इसको रिलेट कर रहा है, इसे ये स्पेसिफिक बना रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन परिवार से हम लेते हैं भाई सारे बच्चे, एक बार फटाफट से ना ध्यान से याद करो। रिलेटिव प्रोनाउन नाम का हम लोगों ने परिवार पढ़ा था, जिसमें हमने हु, हुम, हुएवर, उसके बाद व्हाट, उसके बाद हमने व्हिच, उसके बाद हमने दैट, इनके बारे में पढ़ा था साहब। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन की चार कंडीशन हमने पढ़ी थी, मैं याद दिलाता हूं आपको। सबसे पहली कंडीशन कौन सी भाई, सुपरलेटिव डिग्री, फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंटीसीडेंट्स, फिर हमने समझा कौन सा भाई क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस होता है, और आखिरी कंडीशन हमारी कौन सी, स्पेसिफिक सेंस वाले शब्द। आप अगर अपने नोट्स को खोल के देखोगे तो वहां स्पेसिफिक सेंस वाले शब्दों में द सेम आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द सेम लिखा हुआ है स्पेसिफिक सेंस बताने वाले शब्दों में। अब द सेम के साथ अगर ये बात आ गई तो हमें इस बात को समझने में दिक्कत है ही नहीं कि दैट के बाद हमें लिखा हुआ मिलता है पूरा सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या लिखा मिलता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, हमें यहाँ अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिखूंगा तो आपको ये चीज जल्दी याद आ जाएगी, ठीक है साहब। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट को हटाकर एज की बात करते हैं तो एज थोड़ा सा नादान है, क्योंकि ये वाक्य नहीं, या तो अपनी बात एक शब्द को लेकर चलता है या फिर अपनी बात एक फ्रेज को लेकर चलता है, क्या लेकर चलता है, फ्रेज को लेकर चलता है, ठीक है। हाँ कि ना, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो भी हमारे सामने एज के लिए लिखा है वो इस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, और इस नाउन के साथ हमें द सेम लिखा हुआ मिलता है। याद रखोगे इस बात को, याद रखोगे इस बात को, हाँ कि ना। तो आप इसको सीधा याद रख सकते हैं सर, द सेम के साथ दैट तब आता है जब वाक्य से बाद लिखा हो, द सेम के साथ एज तब आता है जब पूरा वाक्य नहीं एक वर्ड या फ्रेज हमें देखने को मिले, खत्म हो गई बात जी। ये बिल्कुल सीधी बात है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे सामने द सेम का कांसेप्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई किसके बारे में, हम आपको बता रहे हैं सच के बारे में। किस बारे में बता रहे हैं साहब, सच के बारे में। अब सच के ठीक बाद हम ए या एन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, डिपेंड करता है काउंटेबिलिटी पर, डिपेंड करता है बेटा आने वाले नाउन की काउंटेबिलिटी पर। अब ये नाउन की काउंटेबिलिटी पर डिपेंड करता है, अनकाउंटेबल नाउन लिखा तो ए नहीं आएगा, काउंटेबल तो ए आएगा, वेरी सिंपल। अरे है ना, गॉट इट भाई, ठीक है दोस्त। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, इसके साथ भी हम पेयर बनाकर चलते हैं, किसका पेयर बनाकर चलते हैं, दैट का भी पेयर बनाकर चलते हैं, एस का भी पेयर बनाकर चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, हम इस लिखे हुए सच के साथ लिखकर किसी भी नाउन को दैट के साथ तब पेयर बनाते हैं जब इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हमें लिखा हुआ नजर आता है, और ये हमें कारण परिणाम बताता है। क्या बताता है बेटा, ठीक है भाई। तो ये हमें क्या बताता है दोस्त, कारण परिणाम बताता है। क्या बताता है दोस्त, कारण परिणाम बताता है, ठीक है। कॉज इफेक्ट नहीं लिखो आपके लिए, आप गलती नहीं करना, ठीक है ना। कारण और उसका परिणाम ये हमें बताने का काम करता है, ठीक है दोस्त। गलती नहीं करेगा मेरा बच्चा, ओके। और भाई हम इसी लिखे हुए सच के साथ हम इस नाउन को बताने की कोशिश एस के साथ तब करते हैं जब एस के साथ लिखा तो पूरा वाक्य ही होता है, ठीक है जी, लिखा तो पूरा वाक्य ही होता है। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस जो होता है ना साहब, ये कंपैरिजन करने की कोशिश करता है, कंपैरिजन की बात कर रहा है। और ये कंपैरिजन कैसे कर रहा है, ये कंपैरिजन हमें बताने का काम करता है ऐसा जैसा, ठीक है। वो गाना सुना आप लोगों ने, हाँ तुम बिल्कुल जैसी वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है ना। चांद सी महबूबा हो, सबने सीटी की आवाज सुन ली है ना। शैतान बच्चे हमारी क्लास के, चलो सभी के चेहरे बना के दिखाओ, ये हमारे शैतान बच्चे हैं। ऐसे मुस्कुराकर तभी पकड़ लेते हैं क्लास में किसकी आवाज आई। बहुत शैतान बच्चे हैं हमारी क्लास के, हैं। एक भाई कह रहा अगर सर जी काउंटेबल नाउन होगा तो सर जी मैंने का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपना रुकना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहाँ हमें कॉन्सेप्चुअली आगे चीजों की कहानी समझनी है, अभी हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा दोस्त, ठीक है भाई, ओके भाई। तो अब आज बेटा क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाता हूं। देखो, दिस इज द सेम शर्ट दैट एज आई हैव, पूरा वाक्य लिखा है, दैट के साथ में लिखा होगा, ये इसका एंटीसीडेंट है और रिलेट करने की कोशिश कर दी हमने इसके साथ, द सेम के साथ। वाक्य सही हो गया साहब, है ना। सवाल नंबर 2 अच्छा 3 देखो, यह है वैसी ही शर्ट है जैसी मेरे पास है, ठीक है ना। बात समझे। अब यहाँ मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, उसने ढूंढ ली वही कार जैसी मेरी, ठीक है ना। यहाँ वाक्य नहीं है, वाक्य नहीं है तो एस के साथ हम इसको रिलेट करने का काम करेंगे द सेम के साथ। सही हो गया भाई। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा बनाते हो फटाफट से, जल्दी से बताइए बेटा, चलिए चलिए फटाफट से। तो आप कहेंगे सर जी देखो, सवाल में देखो यहाँ हमारे सामने वाक्य नहीं लिखा है, वाक्य नहीं लिखा है तो एस इसको रिलेट किया जा रहा है, उसका पेयर किसके साथ बन गया, द सेम के साथ, खत्म हो गई बात, है ना, ठीक है ना। इसी जैसी लोकेशन जैसी यह है, ठीक है ना, वो सहरसा में भी है। अच्छा सहरसा बताओ कौन से राज्य में है, बताओ फटाफट से, बताओ भाई। अब इनके बारे में आंसर बनाएंगे हम, ठीक है ना। शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह इतनी बुद्धिमान लड़की है एज दैट आई हैव नेवर सीन, ठीक है ना। वो ऐसी बुद्धिमान लड़की है जैसे मैंने आज तक नहीं देखी। तो ऐसा जैसा, यहाँ सच के साथ ये नाउन लिखा है भाई, ध्यान से देखिएगा। अब इस सच के साथ हम लोगों ने एज लगाकर आगे लिख दिया, ऐसा जैसा का अर्थ बना रहा है ना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नेक्स्ट मेरे बच्चे, सच डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज, इतना मुश्किल सवाल था कि कोई कर नहीं पाया। सवाल मुश्किल होने का परिणाम क्या निकला, कोई कर नहीं पाया। तो आप कहेंगे सर यहाँ लिखे इस सच के साथ ये लिखा पूरा हमारे सामने नाउन है, सच के साथ हम पेयर बना देंगे किसका, कारण परिणाम बताने के लिए दैट का। बात खत्म होगी गुरुजी। हाँ सहरसा हमारे प्यारे से बिहार में है भाई, ठीक है। राज फाउंड सच अ डॉग, राज ने ऐसा कुत्ता ढूंढा, है ना, ठीक है, जैसा हमें बहुत पसंद आया। तो भाई साहब इस सच के साथ ऐसा जैसा ऐसे साथ लगा देंगे, ठीक है ना। लेह इज, लेह है, लेह कैसा है भाई, आप कहेंगे बेटा लेह कैसा है, आप कहेंगे सर लेह इतना सुंदर है जैसे स्विट्जरलैंड है। तो सच के साथ ये नाउन लिखा है एज लगाकर क्वेश्चन आगे बना देंगे। बन गई बात दोस्तों, बन गई बात मेरे बच्चों, बोलो जरा प्यार से, जो नहीं बोलेगा हम उसको मुक्का मार देगा भाई। बन गई बात भाई, आओ भाई यहाँ तक बात क्लियर बेटा। चलो भाई ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से समझ में आ गए। अब थोड़ा दूर लेकर चलता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया, मैंने थोड़ी देर पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया, और रिलेटिव प्रोनाउन ने हमें एक प्यारी सी बात याद दिलाई। कुछ याद है भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जब आपस में जोड़ता है तो कंजंक्शन परिवार का सदस्य भी होगा। हाँ जी सही कह रहा हूँ, बोल नहीं रहे भाई साहब, है भाई। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में एक ऐसा शब्द हुआ जो क्या करता है मेरे बेटे, आपस में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और जब ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है तो डेफिनेट सी बात है जोड़ने का काम तो कंजंक्शन करता है ना भाई। अब जोड़ने के लिए हम इसमें किस का प्रयोग करते हैं, हु का, उनका, विच का, व्हाट का, इन्हीं के साथ कभी कभी एवर या सो एवर का भी हम लोग इंडेफिनिट कैटेगरी में जोड़ने का काम करते हैं, है ना साहब। हम बेटा हुज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, बात समझे। हुज की भी हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ दैट की भी हम बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर जी ये तो सारे के सारे हमारे सामने रिलेटिव प्रोनाउन हो गए हैं, है ना भाई। अब इसी परिवार में मैं आपको बेटा रिलेटिव एडवर्ब भी मैं आपको बता दूंगा तो आप गुस्सा तो नहीं होगे मेरे पर, है भाई। रिलेटिव एडवर्ब की भी बात अगर मैं आपको कह दूं तो आप गुस्सा तो नहीं होगे मेरे ऊपर, बताओ जरा। गुस्सा नहीं होना बेटा, क्योंकि आप गुस्सा हो जाओगे ना तो ध्यान रखना कि क्लास में मैं
शेरा को खिला दूंगा आपको। शेरा डालने पर हमारे बच्चे को डरा रहे हैं। ये है हमारी क्लास का शेरा, ये हमारी क्लास का शेरा। जो बच्चा मुझे डराएगा ना, ये उसको आगे मुंह बंद कर, शैतान कहेगा, ये खा लेगा खाना, ठीक है ना? क्योंकि ये ना भूखा है, ये भूखा है, इसका मुंह बंद करना, शैतान कहेंगे, इसको सुला देता हूं, किसी को खा लेगा। मुझे डराओगे, ये खा लेगा खाना, ठीक है भाई? शेरा याद रखना, शेरा सोता रहना चाहिए, खा देगा, ठीक है बस। चलो भाई, अब रिलेटिव एडवर्ब परिवार के कौन-कौन से सदस्य हैं मेरे भाई? रिलेटिव प्रोनाउन के एडवर्ब के सदस्य कौन-कौन से हैं भाई? छोटे से 2-3 सदस्य हैं, छोटे-छोटे 2-3 सदस्य हैं। कौन-कौन से भाई? व्हेन हो गया सर, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, ये हमारे एडवर्ब हो गए, खत्म। अरे हां, ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब ध्यान से ये चीज समझ लीजिएगा भाई, इनके साथ तो हम एवर या सो एवर ही जोड़ते हैं इनके साथ, ठीक है? और एक होगी भाई, ठीक है? अब रिलेटिव प्रोनाउन के प्यारे प्यारे सदस्य आप लोग अच्छे से जानते हैं भाई, क्लास टीचर चलिए बच्चों सभी की। अब आप सभी के सभी, ठीक है ना? अब सारे सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं यूज आप कैसे, मतलब कैसे इनको करना है, ठीक है भाई? अब मैं 2-3 वाक्य आपको दे देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए। चलिए भाई, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन की कहानी आपने पढ़ी है, उसी की तरह से रिलेटिव कंजंक्शंस एडवर्ब परिवार के कुछ सदस्यों से बन जाती है भाई। आओ भाई, मैं आपके साथ बनाता हूं क्वेश्चंस। कॉल हिम ब्लैंक एंड डू दिस। यहाँ इंसान की ही बात कही गई है, इस लिखे हुए को हमने सब्जेक्ट केस लिख कर देना होगा। कॉल हिम, उसे बुलाओ जो यह कर सकता है, वाक्य सही हो गया। कॉल हर, यू कैन ट्रस्ट, एक डिफरेंट सब्जेक्ट अगर हमें लिखा हुआ मिलता है तो हम हूं की बात करते हैं। बुलाओ जिसे तुम विश्वास कर सकते हो, ठीक है भाई? अब यहाँ लिखा हुआ है जो भी एलिजिबल हो, ना तो यहाँ एंटीसीडेंट है ना यहाँ एंटीसीडेंट है, और क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए इस लिखी हुई वर्ब को सब्जेक्ट केस लिखना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं हूएवर। अब ये अच्छे से हमने पढ़ा है, इस पर बहस मत करना, इसे दोबारा समझा दो, ठीक है भाई? हिमांशु दीक्षित भाई पढ़ाई करो बाबू, ठीक है ना? कम ब्लैंक यू वांट टू, सर आपका जब मन करे तब आप आ जाओ, यानी समय की बात कर रहे हैं तो कम के साथ आपने व्हेन लिख दिया। अगर समय को इंडेफिनिट बनाना चाहते हो तो कम व्हेनेवर यू लाइक, ये भी आप कह सकते हैं। कॉल हिम ब्लैंक पार्टी इज, उसे वहां बुलाओ जहां पार्टी है। तो आप यहाँ पर अगर इंडेफिनिट प्लेस की बात करें तो वेयर कह दो, है ना भाई? इंडेफिनिट प्लेस की बात करें तो वेयर कह दो, और अगर इस प्लेस को इंडेफिनिट बनाना चाह रहे हो तो साथ इसके साथ आप एवर जोड़ दो तो ये बन जाएगा इंडेफिनिट। कॉल हिम वेयरएवर द पार्टी, जहां कहीं भी पार्टी करनी हो वहीं बुला लो उसको, ठीक है भाई? आगे लिखा कॉल हिम ब्लैंक ही इज फ्री, उसे तब बुलाना जब वह फ्री हो। अगर कोई डेफिनेट टाइम बता रहे तो व्हेन कह दिया, अगर इसी को इंडेफिनिट बनाना है तो व्हेनेवर कह दो, ठीक है ना? जब कभी भी वो फ्री हो, ठीक है ना? अभी डेफिनेट परिवार की तैयारी बातें भाई सारी आप लोगों की पढ़ी है दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ गई आपको, ठीक है? तो एक काम करना भाई, आज घर पर जाने के बाद बेटा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन परिवार की कहानी ना, इसको समझ लेना, इनको रिवाइज करना, ये आप लोग रिवाइज करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्चुअल चीजें याद हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, ठीक है? तो मुझे लगता है आज की बात हम नहीं रोकते, है ना भाई? आज की बात नहीं रोक देते हैं आपके लिए, ठीक है? और हमने भाई यहाँ से कहानी को आपके लिए शुरू किया है, ठीक है? कल थोड़ी लंबी क्लास चलाएंगे दोस्त हम, ठीक है ना? रिवीजन कैसे करें सर प्लीज बेटा, जैसे हर दिन की आपकी क्लास है ना वैसे ही आपको पढ़ना है, जैसे हर दिन की क्लास आपको पढ़ाई जा रही है वैसे आपको रिवाइज करना है, टॉपिक वाइज पूरी पूरी क्लास को रिवाइज करो। जब रिवीजन करो तो अपने नोट्स खोलो, वीडियो देखते जाओ, जहां आपको समझ नहीं आता वीडियो पे ध्यान देना, वरना आप अपनी क्लास को देखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, ठीक है दोस्त? ओके भाई, आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी भाई, घर परिवार को बोल के आना कि सर थोड़ी लंबी क्लास नहीं कह रहे थे तो परेशान ना करिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड झगड़ास, मिलते हैं क्लास में।